हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी आज हम फिजिक्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज हमारी फिजिक्स के लिए क्लास 4th है। इसके पहले हमने 3 क्लास फिजिक्स की डाल दी गई है, जिसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिजिक्स का हम टोटल सिलेबस एमसीक्यू फ्री क्लास करवाने वाले हैं। यानी हर फिजिक्स में हर चैप्टर के लिए आपको एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू मिलेगा। यानी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल सिलेबस की एमसीक्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन होते हैं। यानी जब परम शून्य ताप होता है तो नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन कैसे होते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, आदर्श कुचालक या फिर चालक। यानी परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आदर्श कुचालक। यानी परम शून्य ताप पर कैसे होते हैं? आदर्श कुचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? डोपिंग। यानी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? यानी एन प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, होल, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। यानी एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन्हें अर्धचालक में दाता परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहलाते हैं। यानी वो कौन से अर्धचालक है जिसमें दाता यानी परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? नेज, एन प्रकार के, पी प्रकार के या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिन अर्धचालक में दाता परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एन प्रकार के। यानी इनमें अर्धचालक के रूप में क्या होते हैं? दाता परमाणु होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक की चालकता किस क्या होती है? यानी अर्धचालक की चालकता बतानी है। ये ताप पर निर्भर करती है, ताप वर्दी से घटती है, ताप वर्दी से बढ़ती है या फिर पहले घटती है या फिर बढ़ती है। यानी पहले घटती है या फिर बढ़ती है। तो देखिए अर्धचालक की चालकता किस पर निर्भर करती है? यह है ताप के साथ कैसा व्यवहार करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नंबर 3, यानी ताप वर्दी से बढ़ती है। यानी अर्धचालक में जैसे जैसे ताप का मान अधिक होगा तो अर्धचालक की चालकता बढ़ती जाती है, यानी तापवर्धी से बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? यानी द्रव्यमान है, जैसे द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? यानी कौन सी राशि है तो नाभिक से संबंधित है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान, आयतन, बंधन ऊर्जा या फिर घनत्व है। तो इसका राइट आंसर है घनत्व है। यानी द्रव्यमान संख्या में अगर वृद्धि हो जाती है तो नाभिक से संबंधित जो राशि है घनत्व है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। यानी जो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें आप जो प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो इसका राइट आंसर है आभासी एवं उल्टा। यानी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शी यानी जो अभिदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रिज्म या फिर अवतल दर्पण। तो देखिए परावर्तक दूरदर्शी होते हैं उसमें अभिदर्शक के रूप में क्या प्रयोग लेते हैं? तो अवतल दर्पण।
यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे लेंगे? अगर परावर्तक दूरदर्शी है तो उसमें अभिदर्शी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है उत्तल लेंस की शक्ति होती है, यानी जो उत्तल लेंस है उसकी शक्ति कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, या फिर शून्य, या फिर काल्पनिक। तो देखिए उत्तल लेंस है उसकी शक्ति है वो धनात्मक होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायोप्टर किसका मात्रक है? देखिए डायोप्टर किसका मात्रक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फोकस दूरी का, आवर्धन क्षमता का, लेंस की शक्ति का, या फिर विभेदन क्षमता का। देखिए डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस की शक्ति का, यानी जो डायोप्टर है वो लेंस की शक्ति का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कला संबंध प्रकाश है, यानी जो कला संबंध प्रकाश है वो किससे है, किसमें है? सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, या फिर लेसर का प्रकाश, या फिर मोमबत्ती का प्रकाश। देखिए कला संबंध का प्रकाश होता है वो है लेसर का प्रकाश। लेसर का प्रकाश यानी एक वर्णी प्रकाश, यानी जिसमें एक ही रंग की तरंग दैर्ध्य हो, एक वर्णी प्रकाश होता है, उसे लेसर का प्रकाश कहते हैं, और यह कला संबंध प्रकाश होता है। अगला है साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का क्या कारण है? यानी अगर कोई साबुन का बुलबुला है उसको हम श्वेत प्रकाश में देखते हैं तो वह हमें रंगीन दिखाई देता है, यानी अलग अलग कलर में दिखाई देता है। तो इसकी घटना का कारण क्या है? परिकिरण, व्यतिकरण, विक्षेपण, या फिर विवर्तन। तो देखिए इसका राइट आंसर है व्यतिकरण, यानी व्यतिकरण के कारण हमें जो साबुन का बुलबुला है वो श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है किरचॉफ या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है धारा के नियम पर, आवेश के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तरंगों को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, यानी तरंग है वो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया, या वो कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की, 3, 4, या फिर 5। तो देखिए तरंग है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी चुंबकीय तरंग, द्रव्य तरंग, ये 3 है। यानी तरंगों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला है सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं, यानी जो सितार होता है जो बजाने वाला उसके जो तार होते हैं उसमें किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? तो देखिए परगामी अनुप्रस्थ, परगामी अनुदैर्ध्य, अपर्गामी अनुप्रस्थ, या फिर अपर्गामी अनुदैर्ध्य। तो देखिए इसका राइट आंसर है अपर्गामी अनुप्रस्थ, यानी सितार के जो तार होते हैं उसमें किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? उसमें होता है अपर्गामी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होते हैं। तो आज हमारे फिजिक्स के 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए। ये आज हमारी 4th नंबर की क्लास थी। इससे पहले 3 क्लास डाल दी गई है जिन्हें आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों का लैब असिस्टेंट सिलेबस कंप्लीट MCQ की हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाएगी। धन्यवाद।